जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल क्लासेस में। आज का वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड गति का तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले से थ्योरी वाला सब पोर्शन हो चुका है, आप डिस्कशन मार्क्स में उसका लिंक पा सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आए हुए हैं, जो जितने न्यूमेरिकल आए हुए हैं या थ्योरी से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है जो कि बी पार्ट 19 का पेपर का है। दिया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना होगा। तो बताए हैं अगर इसको जो इसका मॉड है तो मॉड को जब इसका परिमाण बदलना हो तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। यहाँ मॉड का मतलब होता ही है, ये मॉड जो होता है मॉड का मतलब होता है अंडर रूट इसका, हाँ इसको लिख सकते हैं अंडर रूट मॉड ए का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पहले वर्ग करेंगे। दो पक्षों में वर्ग करेंगे तो जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो होता है रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। तो सीधे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग। सीधे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ से देख रहे हैं a स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। 2ab cos थीटा और इधर माइनस में है तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा इसको हो जाएगा 0 0। अब क्या होगा, 4 तो 0 होगा नहीं, और ये भी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मल्टीप्लाई होगा ये 0 नहीं हो सकता है, कुड नॉट 0। इसलिए क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। जानते हैं इस 90 डिग्री का मान 0 होता है। आप प्रतिफलन के कोणीय मान देख सकते हैं, cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो ऐसा हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कि हम स्क्वायर कर दिए हैं और इसको से थोड़ा सा 4ab cos थीटा के पास कर दिए। ये भी 0 नहीं सकता क्योंकि दोनों वेक्टर का गुणनफल, क्योंकि दोनों वेक्टर नल मतलब शून्य वेक्टर नहीं है, इसलिए इनका दोनों का गुणनफल 0 नहीं हो सकता। इसलिए cos थीटा को बराबर 0 रखेंगे। इनके बीच का एंगल का जो कोज्या होगा 0 होगा, तो जो कोज्या 0 तभी होगा जब उसका बीच का एंगल 90 डिग्री हो। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कौन सदिश राशि नहीं है, मतलब 4 राशियां दी हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। ये पॉलिटिकल 2018 में आया क्वेश्चन है पेपर से। तो पहला ऑप्शन देखते हैं विस्थापन। विस्थापन आता है सदिश राशि होता है तो ये है। त्वरण भी सदिश राशि होती है, ये भी है। रेखीय समय भी होता है, क्योंकि रेखीय समय का फॉर्मूला होता है m * v। m * v तो v जब भी संवेग है मतलब भी वेग होता है, वेग सदिश राशि होता है, तीसरे कोण रेखीय समय भी सदिश राशि है। जबकि गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज हाफ एम बी स्क्वायर ये गतिज ये सदिश राशि नहीं होती, ये अदिश राशि होती है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो इस इतना नोट कीजिए और क्वेश्चन बताते हैं। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बुक से दिया है कि क्वेश्चन तीसरा है। हम बोल रहे हैं कि एक मीनार की चोटी से एक m द्रव्यमान का पिंड गिराया जाता है। एक मीनार की चोटी से एक m द्रव्यमान का पिंड गिराया जाता है। इसका m ग्राम है, m ग्राम का पिंड है, m ग्राम का पिंड गिराया जाता है तथा उसी समय 100 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से 100 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से 2 m द्रव्यमान का एक पिंड फेंका जाता है। तब आप 4 ऑप्शन दे रहा है कि m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी को पहले पहुंचेगा, दूसरा कि 2m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी को पहले पहुंचेगा, सी ये दोनों पिंड एक समान पृथ्वी को पहुंचेंगे, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात न होने के कारण कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बता देते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है g होता है g, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है यहाँ से निकालना है v और u प्लस at u प्लस gt। तो g यहाँ से देख रहे हैं v माइनस u अपॉन t, इसमें ये हो गया। दूसरा होगा क्या होगा, एक और फार्मूला आता है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 है तो इसको 0 मान सकते हैं। तो यहाँ से g का माना जाता है 2h अपॉन t स्क्वायर। तो यहाँ पर 2h हो जाएगा अपॉन t स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि g में ना तो कहीं द्रव्यमान आ रहा है और ना ही कहीं ऊर्ध्वाधर मतलब ना ही कहीं वेग आ रहा है, इसमें वेग नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ ये कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका काम करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण मान होता है क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत होता है।
इसमें क्षैतिज वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों पिंड पृथ्वी पे एक साथ पहुंचेंगे। मतलब गुरुत्वीय त्वरण में ऊर्ध्वाधर हमेशा ऊर्ध्वाधर काम करता है, इसमें क्षैतिज वेग का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए यम ग्राम द्रव्यमान हो या तो 2m ग्राम द्रव्यमान हो या कोई कितना भी मतलब हो, कोई भी भार हो, वो पृथ्वी पे एक ही साथ दोनों गिराएंगे। तो इससे कर सकते हैं कि एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक ईंट गिराया जाता है, मतलब ये चीज ऐसे एक ईंट गिराया जाता है और एक गिराया जाता है, एक सुई गिराया जाता है, एक सुई गिराया जाता है या कोई मतलब हल्का द्रव्यमान, तो कहता है कि कौन पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। तो यदि हम हवा का घर्षण को नगण्य मान लें तो ईंट हो या सुई हो, दोनों एक ही साथ पृथ्वी पर गिरेंगे, क्योंकि जो होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो न तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और न ही क्षैतिज वेग पर निर्भर करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करता है। इसलिए आप कोई भी द्रव्यमान गिराएं तो पृथ्वी पर हमेशा एक ही साथ पहुंचेगा। और उसके बाद क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं, जो कि यूपी पार्ट ट्रेनिंग 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कार्य एक पिंड विरामावस्था से, तो सीधा क्वेश्चन को जो उसका नोटेशन से लिख सकते हैं, विरामावस्था u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर 0। एक समान त्वरण हम ये मान लेते हैं, एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, तो पहले t सेकंड में d दूरी तय करता है, t सेकंड में d दूरी तय करता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, अगले t सेकंड में d2 दूरी तय करता है, अगले t1 सेकंड में t दूरी करता है, और अगले t सेकंड में d2 दूरी तय करता है, अगले t सेकंड में d2 दूरी तय करता है, dt ये d1 है और ये d2 है, d2 दूरी तय करता है। तो पूछ रहा है कि d1 और d2 में क्या संबंध हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है अगर d2 = d1, ऑप्शन नंबर बी दिया है d2 बराबर 3d1, और सी ऑप्शन दिया है d2 बराबर 2d1, और ऑप्शन डी है d2 बराबर 4d1। तो यहाँ हम क्वेश्चन लगाते हैं। पहला देखो विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है, तो विरामावस्था जानते हैं कि प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो u बराबर 0 हो जाएगा। उसके एक समान त्वरण हम ये मान लेते हैं, करेंगे t सेकंड में, प्रथम t सेकंड में d1 दूरी तय करता है। तो फार्मूला पढ़े थे पहला, कोई वाला फार्मूला पढ़े थे, s बराबर ut प्लस हाफ at²। यहाँ पे देख रहे हैं कि u प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये वाला 0 टर्म 0 हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा हाफ at²। अब क्या करेंगे, t सेकंड में d1 दूरी तय करता है, तो s बराबर d1 हो जाएगा, तो d1 बराबर हो जाएगा हाफ at²। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं सीधे। अब क्या करेंगे कि अगले t सेकंड में, यानी कि t सेकंड और t सेकंड 2t सेकंड हो जाएगा, मतलब टोटल जो समय हो जाएगा 2t सेकंड हो जाएगा। और क्या कर रहा है, d2 दूरी तय करता है, तो पहले t सेकंड में d1 दूरी तय करता है, अगले t2 सेकंड में d2 दूरी तय करता है, तो कुल दूरी हो जाएगा d1 d2 प्लस हाफ ये इस वाला फार्मूला से, और टोटल कितना समय आएगा 2t हो जाएगा, t प्लस t इसका होल स्क्वायर। तो d1 प्लस d2 बराबर हाफ at²। यहां से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4t² हाफ a 4t², और हाफ से 4 कटेगा तो 2t² हो जाएगा, 2t²। और यहां से देख रहे हैं कि हाफ at² बराबर होता है, या तो सीधा हाफ at² लिख सकते हैं, हाफ at² लिख सकते हैं d1। तो यहां से हो जाएगा d1 प्लस d2 बराबर हो जाएगा, और हाफ यहां से जैसे क्वेश्चन दिया है कि हमारा आया है हाफ a 4t²। तो हम क्या करना है, हाफ a t² को एक पास लिख रहे हैं, 4 लिख देते हैं, हाफ at² को इक्वेशन नंबर 1 से d1 लिख सकते हैं, d1 * 4। तो यहां से हो जाएगा d1 + d2 बराबर 4d1। तो यहां से हो जाएगा d2 बराबर 3d1, d2 बराबर 3d1। ऑप्शन नंबर बी सही था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिलेशन वाला, इससे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए, और कमेंट ना आया हो तो इसको बताइएगा, हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे इसको। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन संख्या 5 है कि एक वस्तु का एक समान वेग से चल रही है तो त्वरण क्या होगा। तो जानते हैं कि जो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की समय दर पर होता है, यानी कि वेग में हमेशा परिवर्तन होता है, त्वरण होता है। लेकिन जब एक समान वेग होता है तो वेग में परिवर्तन 0 हो जाएगा, तो इसलिए त्वरण 0 हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि t सेकंड में उसका प्रारंभिक वेग, मतलब एक समान वेग से चलती है तो उसका हर जगह वेग समान होगा। t1 समय पे उसका वेग u हो, तो अगले t2 सेकंड पे उसका वेग u ही होगा। तो कह सकते हैं कि त्वरण हो जाएगा ये बराबर u - u अपॉन t1 - t2, तो u - u 0 अपॉन t1 - t2, यहां से हो जाएगा 0, यानी कि एक वस्तु एक समान वेग से चलती है तो त्वरण हमेशा उसका 0 होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6वां है जो कि 2018 में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां है कि पी और क्यू मतलब दो बल हैं पी और क्यू, उनका परिणामी उनका रिजल्टेंट जो होता है परिणामी पी है। यदि हम एक बल के परिमाण को दुगुना कर दें तो पूछ रहा है कि वो बल उसका परिणामी क्यू के साथ कितना एंगल बनाएगा, यानी कि हमको ये वाला एंगल ज्ञात करना है बीटा, ये मान इसको और टोटल एंगल थीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है। तो पूछ रहा है कि परिणामी जो होगा मतलब 2p जब इसको कर दें तो परिणामी होगा इसके साथ कितना कोण बनाएगा, इसको 2p दिखा रहा है। तो सबसे पहले बताते हैं कि दो बलों का परिणामी p है। तो जानते हैं कि किसी भी बल का परिणामी ज्ञात करने के लिए r होता है √a² + b²। अंडर क्या होता है r परिणामी होता है r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। दोनों बच्चों को बात करते हैं। रिजल्टेंट का मान क्या दिया है p दिया है, यहाँ पे हो जाएगा p²। सीधे हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं, p² + q² + 2pq cos थीटा हो जाएगा। तो p² से p² कट जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे q का मान लेते हैं, q का मान लेते हैं। q का मान लेते हो जाएगा 2p + q + 2p cos थीटा बराबर यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा q मतलब q इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा q + 2p cos थीटा = 0। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन का हमको यूज करना है आगे जब इक्वेशन बनाएंगे तो इस इक्वेशन का हमको यूज करना है। अब इसको मिटाते हैं थोड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही था। अब क्या कर रहा है, अब हमको याद करना है कि यदि हम एक बल के परिमाण को दुगुना कर दें तो जो होगा बल का जो परिणामी होगा वो q के साथ कितना एंगल बनाएगा। तब जब फार्मूला बताए थे इसका होता है कि q के साथ जब एंगल निकालना हो तो इसको tan बीटा माने, तो tan बीटा ये बराबर होता है sin थीटा का साथ होता है, तो हो जाएगा tan बीटा बराबर 2p sin थीटा अपान क्या होता है q + 2p cos थीटा, ये वाला होता है। यहाँ से देख रहे हैं q + 2p cos थीटा बराबर 0 है, तो अब लिख देंगे 2p sin थीटा और q / 2q 0 होता है, तो इसका मान इनफाइनाइट होता है। मतलब किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दें तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, तो इनफाइनाइट तो होगा tan बीटा बराबर इनफाइनाइट। तो हमारे जो कोणीय वाले मान वीडियो में देखेंगे जो tan बीटा मतलब tan थीटा का मान जब इनफाइनाइट होता है तो वो बीटा बराबर एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब tan 90 डिग्री का मान ही इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ऑप्शन में सही हो जाएगा। इसको से एक क्वेश्चन और बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको इतना नोट कीजिए। आइए देखते हैं चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया है कि 7वां क्वेश्चन है जो कि यूपी पॉलिटेक्निक 2016 का क्वेश्चन है। 16 कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। देख कोई व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर पहली आधी दूरी v1 चाल से तथा दूसरी आधी दूरी v2 चाल से चलता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगा। चाल है v1 v2 से दर्शाए हैं, आप इसको स्पीड को v1 v2 से या वेलोसिटी को v1 v2 दोनों से दर्शाते हैं। ऑप्शन दिया v1 + v2 v1 v2 अपान v1 + v2 और 2v1 v2 अपान v1 + v2 और d v1 + v2 अपान 2v1 v2 इस तरह से। तो इसको सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि उसके द्वारा चली गई टोटल दूरी 2s है। 2s इसलिए मानते हैं कि इसमें पहले आधी दूरी चलता है, तो आधी दूरी जब करेंगे तो s हो जाएगा, या तो सीधा s मानते हैं तो s/2 हो जाएगा। तो सीधा मान लेते हैं कि उसको द्वारा तय की गई कुल दूरी माना लेट्स अज्यूम कुल दूरी 2s है ठीक। और उसके द्वारा t1 समय में उसके द्वारा दो समय अंतराल t1 और t2 है, दो समय अंतराल t1 और t2 है। मतलब पहली आधी दूरी t1 समय में तय करता है, दूसरी आधी दूरी t2 समय में तय करता है। तो समय t1 और t2 है मान लेते हैं, दो चीजें माने हैं, कुल दूरी माने हैं और समय माने हैं। तो हम जानते हैं कि औसत चाल जब निकालना होता है तो कुल दूरी बटे कुल समय। सबसे पहले हमको कुल दूरी तो माने 2s, कुल समय निकालना है तो पहले एक समय निकाल के फिर दूसरा समय निकाल के दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर कुल समय आएगा। तो सबसे पहले प्रथम समय अंतराल यानी कि t1 में चली गई दूरी ज्ञात करते हैं। मतलब दूरी चलने में कितना समय लगेगा, तो जानते हैं समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी s 4 क्या है v1, मतलब वो पहली वाली दूरी v1 4 से चलता है और वो s दूरी तय करता है। मतलब s का कुल दूरी का आधी दूरी s होगा और इस s को v1 4 से चलता है तो 80 सेकंड में दूर करता है। पहले इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। इसी तरह से क्या करता है
और दूसरी आधी दूरी v2 चाल से पूरा करता है, तो दूसरी दूरी तय करना में कुल समय लगेगा t2, s बराबर v2 हो जाएगा, s बराबर v2। अब हम कुल समय क्या आ जाएगा, कुल समय दोनों समय को जोड़ देंगे, कुल समय हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 हो जाएगा s अपन v1 प्लस s अपन v2। अब सीधे जो हमको पूछ रहा है वही निकाल देंगे, औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल एवरेज स्पीड हो जाएगा। कुल समय क्या है, कुल दूरी 2s है, कुल समय s अपन v1 प्लस s अपन v2, ये हो गया। s ऊपर भी है और s यहां से नीचे कॉमन कर लें, 2s ऊपर है, 2s ऊपर है, 2s और नीचे से s कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 अपन v1 प्लस 1 अपन v2, s कट जाएगा, हो जाएगा 1 अपन v1 प्लस 1 अपन v2। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2 अपन, नीचे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v1 प्लस v2 अपन v1 इंटू v2। जब जानते हैं कि जब इसको वैल्यू को ऊपर भेजते हैं तो हो जाएगा 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होता है। क्या किया है, फुल दूरी 2s मानी है और दो समांतराल ये t1 t2 मानी है, तो प्रथम समांतराल t1 में चलिए दूरी चलने वाला समय t1 निकालना है, फिर t2 से निकालना है, फिर कुल दूरी बटे कुल समय रख के निकाल दिए हैं। तो ये मोशन चैप्टर बस इतना ही, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप बता दिए हैं। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद से अगला चैप्टर बल होगा, उसको किसी और वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।